हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर 108 में। तो देखेंगे आप, हम वर्तीय गति पर काम कर रहे थे। लास्ट में हमने ये फार्मूला निकाला था। लास्ट में हमने ये फार्मूले पर काम किया था हमने कि अगर आपको इस बिंदु का वेग u, सिर्फ निम्नतम बिंदु का वेग पता हो तो आप किसी भी बिंदु पर तनाव निकाल सकते हैं। कोई थीटा कोण है तो वहाँ पर आपने सूत्र निकाल लिया था। क्या सूत्र निकाला था? T=mu²/L प्लस में 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे निम्नतम बिंदु पे तनाव निकालना है, निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु लेना है आपको, निम्नतम बिंदु लेना है तो थीटा क्या रखोगे? 0 डिग्री रखोगे। और निम्नतम बिंदु पर वेग क्या रखोगे? √5gr। तो तनाव क्या आएगा बताओ? m/l u² क्या है? √5gr, √5gr प्लस में 3mg cos थीटा की जगह क्या रख देंगे? 0 डिग्री। और माइनस क्या रख दें? 2mg। तो क्या मान आएगा जी? देखो mg r है या l है, वो तो एक ही बात है। l की जगह r रख सकते हैं, l की जगह r की जगह l रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? l से तो l कैंसिल हो जाएगा। 5mg 3mg cos 0 1 माइनस 2mg। ठीक है। 5 और 3 8 माइनस 2 6mg तनाव आ जाएगा जी। ये अधिकतम तनाव होता है निम्नतम बिंदु पर। ठीक है। उच्चतम बिंदु पर आपको जाना हो, उच्चतम बिंदु पर जाना हो तो उच्चतम बिंदु का तनाव आ सकता है। यहाँ पर उच्चतम बिंदु का तनाव क्या होता है बताओ? लगभग 0 होता है। उच्चतम बिंदु पर अगर आप काम करना चाहो तो वहां पर तनाव निकालना हो तो उच्चतम बिंदु पर आपको जाना हो तो थीटा कितना करना पड़ेगा? 180 डिग्री। आप देख लेना, लगभग 0 आएगा। m u², u कितना है? √5gr। u क्या है? √5gr बोले या gl बोले अपॉन l। 3mg cos 180 माइनस 2mg। ठीक है। क्या आया जी? m/l रूट, ये क्या आया बोलो? 5gl। 3mg cos 180 कितना? -1 माइनस 2mg। l से l काट दो। 5mg प्लस 3mg माइनस 2mg। ये माइनस क्या है? ये माइनस आ गया ना। 5mg माइनस 5mg 0। यानी उच्चतम बिंदु का जो तनाव है वो क्या होता है जी? 0 होता है वो। ठीक है। इसे आपको आरंभिक वेग दिया जाए सिर्फ, और उस अगले बिंदु का वेग निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट तनाव आ जाएगा। और तनाव पता हो तो डायरेक्ट आप थीटा निकाल सकते हो। भाई हमें सवाल ऐसा दिया जाता है कि जी रस्सी में तनाव 6mg है। सवाल ऐसा, एक सवाल करके बताता हूं, देखना। उच्चतम बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु लो तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो जी। करके बताया था लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो था। हाँ, तो समझना बात क्या है। बात ये कि जी अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है इसमें, तो थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। 180 90 0। अब कई बार थीटा निकालने को बोल दे, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर तनाव T=2mg है, तो कोण बताइए। तो थीटा का मान बताना है उस बिंदु पर।
तो कोई पर्टिकुलर बिंदु है जहाँ तनाव 2mg है, तो उस जगह थीटा का मान बताना है। तो कैसे करें, फार्मूले को उठाओ जी। T = mu²/L 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तनाव कितना है जी, 2mg। उसको भी इधर ले आओ, वो भी 2mg हो गया। 3 नहीं, mu क्या है, आरंभिक वेग है क्रांतिक स्थिति में। किसी बिंदु पर तनाव 2mg है क्रांतिक स्थिति में, क्रांतिक स्थिति लेके चलना है जी। तो क्रांतिक स्थिति में u की जगह क्या लिख दूं, 5gr, √5gr की जगह क्या लगा दो, l लगा दो का स्क्वायर, और प्लस में क्या ले लो, 3mg cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, 4mg, इधर क्या आएगा 5gl, 5mgl अपॉन l, l से l कट गया, 3mg cos थीटा। समझ गए। तो cos थीटा की वैल्यू आप देखेंगे कि 90 से ज़्यादा यानी नेगेटिव में आएगा cos थीटा। 4mg माइनस 5mg इक्वल टू 3mg cos थीटा। ये कितना है जी, माइनस mg इक्वल टू 3mg cos थीटा। mg से mg कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई है जी, -1/3। cos थीटा -1/3 आया है, तो थीटा बोल सकते हो cos इनवर्स -1/3, ऐसा बोल सकते हो। आपने यहाँ पर मेन चीज़ क्या नोट करी, थीटा, cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा कैसा है, नेगेटिव ऋणात्मक है, तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। भाई जब 90 डिग्री तक तो क्या होता है, 90 डिग्री तक तो cos थीटा पॉजिटिव ही होता है, ये 90 से बड़ा होगा, बिल्कुल जी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, क्यों होगा जी 90 से बड़ा, क्योंकि आप देखते हैं जी क्रांतिक स्थिति में, क्रांतिक स्थिति में यहाँ तनाव क्या होता है, 6mg होता है कि नहीं, यहाँ पर तनाव क्या होता है, 3mg होता है कि नहीं बताओ, 3mg, 6mg से कम हुआ 3mg, हमारा कह रहा है जी 2mg, यानी वो इससे भी कम है जी, तो वो यहाँ कहीं स्थिति होगी 2mg तनाव वाली। 2mg है यानी 90 से तो बड़ा है, सामने ही दिख रहा है। भाई ये कौन बन रहा है, ये कौन, आपको क्वेश्चन में ये कौन निकालना है, थीटा। थीटा जो कोण था वो हमारा 90 से बड़ा था, क्योंकि cos थीटा क्या आया था, ऋणात्मक आया था। समझे मेरी बात, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया सवाल था। ठीक है, तनाव देके थीटा पूछ लिया, कई बार थीटा देके तनाव पूछ लेता है अलग अलग बिंदु पर। ठीक है, आगे बढ़िए, अगली बात पे जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है समझिए, नेक्स्ट पॉइंट है जी कि हमें वर्तीय गति में हम कर आ रहे हैं। ठीक है, उसी का उदाहरण बताता हूँ। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति की कहानी चल रही है। कहानी ये है कि जी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कोई वेग v है, मान लिया यहाँ पर कोई वेग u है,
क्या दोनों वेग बराबर है? नहीं। क्रांतिक स्थिति में ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। रस्सी की लंबाई L ले लेता हूं, ये बिंदु A ले लेता हूं और ये बिंदु B ले लेता हूं। वेग में परिवर्तन बताइए, क्वेश्चन ये है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वेग में परिवर्तन बताएं। क्रांतिक स्थिति लेके ही चलनी है, क्रांतिक स्थिति लेके ही चलनी है जी, ठीक है। भाई वेग में परिवर्तन बताएं। सबसे पहली बात देखिए, इसको मैं बोलता हूं ये आरंभिक वेग है v इनिशियल, इसको मैं बोलता हूं ये फाइनल वेग है। तो वेग में परिवर्तन कैसे होता है जी? वेग में परिवर्तन होता है जी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। अब इसका परिमाण ले लेंगे जी। वेग में परिवर्तन का परिमाण, परिमाण कैसे आएगा भाई? दोनों माइनस है तो परिमाण आएगा जी वेग 1 का स्क्वायर वेग b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेग 1 वेग v कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री हो गया काम। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? आरंभिक वेग को क्या बोलेंगे? u, ठीक है। अंतिम वेग को क्या बोलूं मैं? v, ठीक है जी। -2 आरंभिक वेग अंतिम वेग कोस 90 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी। यानी आपको डायरेक्ट फार्मूला इतना ही लगाना है जी, u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था हमारे थर्ड स्टेज में, हमने किया था पहले, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है। u स्क्वायर v स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो जी? a और b पर कुल ऊर्जा बराबर करो, टोटल एनर्जी a पर, टोटल एनर्जी b पर। भाई हमें u का मान नहीं दे रखा, वैसे तो हम √5gr ले सकते हैं, v का मान √3gr ले सकते हैं, लेकिन हमने u के रूप में आंसर लेना है, ये समझ लो। क्रांतिक स्थिति भी नहीं दी, ये क्रांतिक स्थिति भी हमें नहीं दी गई है। क्रांतिक स्थिति हो तो डायरेक्ट मान रख दो जी। पहले मैं बिना क्रांतिक स्थिति के बता रहा हूं। a पर क्या था? हाफ m u का स्क्वायर। b पर क्या होगा? हाफ m b पर हाफ m b बिंदु के वेग का स्क्वायर, और ऊंचाई भी तो आएगी ना जी, mgl, ऊंचाई आ गई। m कॉमन लेके काट दो, u स्क्वायर बाई 2 b बिंदु के वेग का स्क्वायर, b बिंदु पर वेग b है, gl, u स्क्वायर v स्क्वायर 2gl, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl। v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर का मान आ गया u स्क्वायर माइनस 2gl, 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 कॉमन ले लो, u स्क्वायर माइनस gl। ये आ गया जी वेग में परिवर्तन का परिमाण। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ठीक है भाई, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अब मान लेते हैं क्रांतिक स्थिति, नए क्रांतिक स्थिति अभी तक तो नहीं दी थी, दे दे तो ऐसे बोल दे कि जी ये क्रांतिक स्थिति है, ऐसे बोल दे कि ये क्रांतिक स्थिति है। तो क्या करेंगे? तो आपको u और v लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं, फिर आप डायरेक्ट कर दो। फिर हम मान रख देंगे। कैसे रखेंगे मान बताता हूं, देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर
आरंभिक वेग तो यू स्क्वायर ही है। जीएल की फॉर्म में आंसर पूछ लेगा। जीएल की फॉर्म में इसका आंसर है जी √5GL का रूट है भाई ये आंसर। रूट ये 5 है, ध्यान से देखना। v √3GL 5GL 3GL आंसर 8GL। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब क्रांतिक स्थिति हो तो। समझ गया? कंटिन्यू करें आगे। ठीक है जी, अगली बात पर पहुंचते हैं। ये वर्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति पे मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, इस पर देखना। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति का ही सवाल है कि एक छड़ है जी, एक ऐसे समझ लो एक m द्रव्यमान है जी यहाँ पर, और इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। m द्रव्यमान को यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ पर आता है ये, कोई कोण थीटा बनाता है, यहाँ से छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर आरंभिक वेग 0 है। तो यहाँ पर आएगा तो इसका वेग क्या होगा? इसकी ऊंचाई ले लो जी h, इस बिंदु को A ले लो और इस बिंदु को B ले लो। तो बस कुल ऊर्जा बराबर करनी होती है जी। जहाँ पर आपको कुछ समझना है वहाँ पर एक ही चीज़ की समझ है, कुल ऊर्जा बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ए पर वेग तो 0 है लेकिन mgh है। ठीक है, B बिंदु पर क्या बताओ? हाफ m B बिंदु के वेग का स्क्वायर है, ऊंचाई तो 0 हो गई। m से m काट दो तो B बिंदु के वेग का स्क्वायर आ गया जी 2gh। B बिंदु का वेग आ गया √2gh। अब h कितना आएगा देखो, h निकालने के लिए ये लीजिए, ये रस्सी की लंबाई l होगी, इसका इधर घटक लेंगे, इसका इधर घटक लेंगे तो ये आएगा l cos थीटा, इतना l cos थीटा आएगा। h का मान आएगा l माइनस l cos थीटा, l कॉमन आ गया, अंदर बच गया जी 1 माइनस cos थीटा। 2gh, 2gh, h की जगह l इंटू में 1 माइनस cos थीटा। v का मान आ गया जी √2gl 1 माइनस cos थीटा। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो पूछो जी, कोई बात इसमें समझ ना आई हो? ठीक है भाई, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, नीचे आएगा तो ये वेग होगा। थीटा दिया जाए तो ये फार्मूला लगा दो, h दिया जाए तो ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट बात क्या है इसमें। हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, तो देखिए आगे इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो वर्तीय गति के बारे में जो समीकरण हमारी थी, हम उस पर थोड़ा सा और काम करके बताता हूँ मैं। जो एक समीकरण थी, जैसे त्वरण हम निकालते थे, त्वरण का फार्मूला क्या होता था? एक तो आप लगाते थे d⍵/dt, कोणीय त्वरण, एक तो ये फार्मूला लगाते थे। अब x के रूप में दिया जाए तो हम ये फार्मूला ओमेगा d⍵/d थीटा, ये उसी तरह से ही है, ये फार्मूला उसी तरह से ही है जो फार्मूला वहां पर होता था। ये d थीटा भी कोणीय विस्थापन है। जो फार्मूला होता था वहां पर याद करो रेखीय त्वरण का, रेखीय त्वरण का क्या फार्मूला होता था याद है? रेखीय त्वरण का फार्मूला A = v dv/dx, ये होता था जी रेखीय त्वरण का फार्मूला, A = v dv/dx। समझ गए जी? तो आप यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन है वहां से आप क्या समझते हैं? अभी कितने चक्कर वो पूर्ण कर रहा है?
कितने चक्कर पूर्ण कर रहा है उससे रिलेटेड। जैसे मैं एक सवाल आपको इस पे करके बताता हूँ, देखना एक सवाल है जी, कोई 1 मीटर लंबी डोरी, 1 मीटर लंबी डोरी है, 1 मीटर लंबी डोरी पर यदि डोरी पर यदि भार 0.5 किलोग्राम से अधिक होता है तो वो टूट जाता है, पर भार 0.5 केजी से अधिक हो तो टूट जाता है, यानी 0.5 केजी तक नहीं टूटेगा। तो टूट जाता है, 0.5 केजी से अधिक हो तो टूट जाता है। एक सिरे पर 0.05 केजी का पिंड बांधकर क्षैतिज वर्तीय गति में घुमाया जाता है। उसके एक सिरे पर, उसके एक सिरे पर 0.05 किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम का पिंड बांधकर घुमाया जाता है, का पिंड बांध कर घुमाया जाता है। ठीक है, पिंड बांधकर उसको क्या कर रहे हैं, घुमाया जाता है। ठीक है, तो रस्सी बिना टूटे प्रति मिनट कितने चक्रों की संख्या होगी? रस्सी टूटे न, रस्सी ना टूटे तो प्रति मिनट कितने चक्कर काटेगी? कितने चक्कर प्रति मिनट पूछा है। सबसे बड़ी बात, हमें प्रति मिनट पूछा गया है जी। ठीक है, तो प्रति मिनट पूछा गया है तो ये क्वेश्चन था भाई। सवाल समझना आप, सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है, सवाल छोटा ही है भाई। यहाँ से आपने सबसे पहले तो उसका अधिकतम तनाव कितना सहन कर सकती है। सॉल्यूशन में लिखूं तो अधिकतम तनाव T, अधिकतम तनाव T का मान क्या लगा होगा बताओ? M द्रव्यमान हो गया, 1 मीटर लंबी रस्सी हो गई, ओमेगा स्क्वायर, आपको यहाँ पे अधिकतम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमारा द्रव्यमान है वो इस तरह का है। अधिकतम तनाव आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि वो रस्सी जब घूमेगी, यहाँ पर ऐसे घूम रही है वृत्त में, तो ऊपर लग रहा है जी T और नीचे mg, एक ये तो है ही है, T बराबर, भाई घूम रहे हो तो ये तो है ही है। बाहर की तरफ एक बल और भी लग रहा है, mv²/r। ठीक है, तो T mg है भाई। हम mv²/r नहीं भी लें तो भी मैं कह रहा हूँ जी mg कितना आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए T का जो अधिकतम तनाव है किलोग्राम, वो क्या 0.5 किलोग्राम दे रखा है आपको। अधिकतम द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 0.5 किलोग्राम। और जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन है तो आप 9.8 ही ले लो। तो इसको आप ऐसे लिख दो 1.2 9.8 यानी 4.9 न्यूटन। तो ये तो मैं उस केस में ले रहा हूँ कि mv²/r लोगे तो मतलब ये तो कम से कम इतना तनाव है। रस्सी कह रही है जी 1 मीटर लंबी रस्सी है और 0.5 केजी के भार, क्योंकि अभी तक हमें वेग पता नहीं ना भाई। आप अभी घुमाना स्टार्ट ही नहीं किए, ये समझो आप रुके हुए हो जी। क्वेश्चन क्या दिया है, अभी तक आप घुमाना स्टार्ट नहीं किए, बात समझना। अभी तक आप खाली रस्सी को एक जगह से बांध के उस पर mg भार लगा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भार लगा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर लंबी डोरी पर 0.5 केजी से अधिक भार होने पर वह टूट जाती है भाई। 0.5 केजी का उसका द्रव्यमान है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना भार ले सकते हो। इससे ज़्यादा रस्सी पर लोड आते ही रस्सी टूट जाएगी। तो अभी तक तो हम इसको घुमाना स्टार्ट ही नहीं किए। अब क्या करें, एक सिरे पर 0.05 केजी का पिंड बांधकर उसे घुमाया जाता है। अब हम इसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि क्षैतिज वर्त में घुमाया जाता है कि ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाया जाता है, वैसे बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं बोले तो आप क्षैतिज वर्त ही मान के चलेंगे। एक सिरे पर 0.05 kg का पिंड बांधकर क्षैतिज में घुमाया जाता है, बोलना चाहिए था वैसे। क्षैतिज कुछ भी नहीं बोले तो आप क्षैतिज मान के चलेंगे। ये देखिए ये पिंड है और इसको ऐसे घुमाया जाता है जी, ठीक है भाई। तो इधर तनाव है जी, बाहर कौन सा बल लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, क्योंकि एल इस रस्सी की लंबाई है। तो टी का मान क्या आएगा, टी का मान आएगा जी एम ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर आएगा टी बाई एम एल। टी कितना 4.9 न्यूटन, एम कितना द्रव्यमान, एक सिरे पर 0.05 kg, 0.05 kg का पिंड बांधकर क्षैतिज में घुमाया जाता है। लंबाई कितनी है, लंबाई 1 मीटर है जी, लंबाई 1 मीटर है। तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना आएगा 4.9, दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, और यहां का दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा जी, सही है। इससे ये कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया जी 98, ओमेगा आ गया √98। ये तो कोणीय वेग आया है, किसमें, वो भी रेडियन पर सेकंड में। तो हमें क्वेश्चन में कोणीय वेग थोड़ी पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में तो प्रति मिनट चक्रों की संख्या पूछी गई थी, कोणीय वेग नहीं, हमें तो प्रति मिनट चक्रों की संख्या पूछी गई है जी। तो कोणीय वेग को आप आगे बदल सकते हो भी, मैंने आपको आवर्त सूत्र बताया था, ओमेगा क्या होता था 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी लिखते थे पहले, और बाद में इसको बोल देते थे 1 बाई टी को एफ बोल देते थे। तो ओमेगा का फार्मूला होता था जी 2 पाई एफ, एफ यहाँ पर क्या होती थी, आवर्ती। तो ओमेगा की जगह आप लिखो 2 पाई एफ √98, एफ बराबर आ गया √98 बटे में 2 पाई। लेकिन कौन से आपने भाग कर दिया, तो ये चक्कर प्रति सेकंड आए हैं, इसको आरपीएस लिख सकते हो, आरपीएस चक्कर प्रति सेकंड। अब इसको अगर हम आगे बदलना हो तो √98 अपॉन 2 पाई, √98 अपॉन 2 पाई, ये जी आरपीएस चक्कर प्रति सेकंड। इसको चक्कर प्रति मिनट में बदलना हो तो चक्कर प्रति सेकंड हो गई है, प्रति मिनट में बदलना होगा तो क्या होगा भाई, 1 सेकंड में इतने, तो 1 मिनट में कितने, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, चक्कर प्रति मिनट हो गए, क्योंकि सेकंड को कैसे बदलेंगे, 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिखेंगे, तो 1 सेकंड को क्या लिखेंगे, 1/60 मिनट, ऐसा भी समझ सकते थे। तो सेकंड की जगह 1/60 मिनट लिखूंगा तो 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हो जी, 60 को 2 से करेंगे 30 पाई क्या 3.14, और √98 कितना आएगा जी, 100 होता तो 10 आ जाता, 98 अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 9.8 या 9.9 के अप्रोक्स आ जाएगा जी। और अब इसको आप आगे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो चक्कर प्रति मिनट आएंगे, समझो बात को। देखो पहले हमें तनाव दे रखा था खाली कि रस्सी अधिकतम इतना तनाव सहन कर सकती है, तो वो हमने यहाँ पर घुमाया नहीं, हमने यहाँ पर T बराबर mg किया डायरेक्ट। पहले द्रव्यमान अलग था 0.5 kg था, बाद में द्रव्यमान अलग था, बाद में द्रव्यमान 0.05 kg था, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले बात पे चल रहे हैं। अब वैसे तो पार्ट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ।
इस पार्ट को थोड़ा सा और अच्छे से कवर करने के लिए। ठीक है, ये कितने नंबर था? ये था जी 108 नंबर पर लेक्चर चल रहा है हमारा। आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। वक्रता त्रिज्या एक पॉइंट होता है, वैसे ज़्यादा काम आता नहीं है हमारे। वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाते हैं। देखो भाई, कोई पॉइंट है जी, यहाँ पर एक वृत्त है, ये जो आर है, यहाँ पर जो ये लंबवत पॉइंट है ना, लंबवत पॉइंट, भाई मैं ऐसा बोलूँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे यहाँ पर कोई और वृत्त दिया है, ऐसे दो अलग अलग वृत्त लिए हैं मैंने भाई, साइज सेम ही लिया है, त्रिज्या सेम ही ली है दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो लंबवत होता है, वेग के लंबवत बल होता है एक हर जगह पर है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ इधर घूम रहा है, ये वेग है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग के लंबवत एक बल होता है, उसको बोलते हैं एफ लंबवत। एफ आर बोल सकते हैं, एफ सी बोल सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल होता है ये। एफ आर से दर्शा देते हैं सामान्यतः, अभी केंद्रीय बल जो वेग के लंबवत होता है, जो वेग के लंबवत होता है, बिल्कुल होता है जी, हमेशा हमेशा वेग के लंबवत होता है जी, चाहे चाल बढ़ रही हो चाहे चाल घट रही हो। क्योंकि हमने एक बात ये पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं कि आप असमान वर्तीय गति हो, वेग इधर होगा, अभी केंद्रीय इधर होगा, वेग इधर होगा और अभी केंद्रीय इधर होगा जी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बताओ? लंबवत होंगे। अगर मैं कह रहा हूं यहां तो बोलो मैं समान वर्तीय गति है जी, यहां तो समान वर्तीय गति है। अगर हमें असमान वर्तीय गति करनी हो तो असमान वर्तीय गति अगर आपको करनी हो तो आप क्या करेंगे बताओ? असमान वर्तीय गति की स्थिति में आपको एक और बल लेना पड़ेगा जी इधर। कौन सा? एफ टी। एफ टी जिसके कारण आता है ए टी, जिसके कारण ए टी आता है, अभी केंद्रीय ए टी आता है सपस्थ रेखीय त्वरण। ठीक है, सपस्थ रेखीय त्वरण आता है, इसके कारण एम इंटू में ए टी। ठीक है, इधर एफ आर है, इधर एम इंटू ए टी है। तो वेग हमेशा है वो अभिकेंद्रीय बल के लंबवती है। आप यहाँ देखो या यहाँ देखो, समान वर्तीय गति में देखो या असमान वर्तीय गति में देखो। ठीक है, तो जो एफ आर है वो अभिकेंद्रीय बल है जो हमेशा वेग के क्या होता है बताओ? लंबवत होता है। तो मैं यहाँ से अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ आर की जगह आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई एफ। कौन सा बल था ये अभिकेंद्रीय बल है। आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो लंबवत बल। एफ परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, एफ आर ही है, एफ आर ही एफ लंबवत है।
लंबवत है, ये 1 नहीं है, ये परपेंडिकुलर का निशान है। लंबवत बल, लंबवत बल, वेग के लंबवत बल, वेग के लंबवत बल लेना आपको। mv²/r का फार्मूला लगा देंगे, mv²/f बल लगा देंगे। f कौन सा बल है? f वो बल है जो वेग के क्या हो, लंबवत हो। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? वक्रता त्रिज्या बस क्या पूछा जा सकता है? द्रव्यमान, वेग और बल देके आपको त्रिज्या पूछ लेगा। आप डर जाओगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कुछ नहीं, वक्रता त्रिज्या यही होती है। ठीक है, बढ़े आगे। वेग हमेशा अभिकेंद्रीय बल के लंबवत होता है जी, चाहे एक समान वर्तीय गति हो, चाहे असमान हो, चाहे चाल घट रही हो, चाहे चाल बढ़ रही हो। ठीक है जी, वक्रता त्रिज्या टॉपिक हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो लिखें एक सवाल। सवाल क्या है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, लिखो 200 मीटर त्रिज्या के वर्गाकार पथ पर 200 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 200 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिमान स्कूटर के लिए आवश्यक चाल क्या होगी? गतिमान स्कूटर के लिए आवश्यक चाल क्या होगी? गतिमान स्कूटर के लिए आवश्यक चाल, आवश्यक चाल क्या होगी? हमें दिया गया है, क्या दिया गया है जी? टेंजेंट की वैल्यू हमें दी गई है, टेंजेंट इनवर्स 0.2 म्यू के बराबर है। टेंजेंट इनवर्स 0.2 है, वो घर्षण कोण दिया गया है जी, थीटा। थीटा की हमें वैल्यू दी है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.2। ठीक है, घर्षण कोण ये आपको सवाल में दिया गया है, इसको बोला गया है जी घर्षण कोण। टेंजेंट इनवर्स 0.2 क्या दिया गया जी? हमें घर्षण कोण दिया गया। सवाल समझिए, 200 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिमान स्कूटर के लिए आवश्यक चाल क्या होगी? थीटा का मान दिया टेंजेंट इनवर्स 0.2। स्कूटर तो टू व्हीलर है, वर्ताकार पथ पे जा रहा है, तो बाहर की ओर फिसलने की कोशिश करेगा। अब आप कहोगे ये तो फार्मूला कार के लिए लगाया था हमने। भाई घर्षण दे दिया तो कार है या स्कूटर, दोनों पे ही लगेगा। भाई यहाँ पर है जो भी आपका स्कूटर है, कार है, इस बॉक्स की तरह मान लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, वर्ताकार पथ पे ये ऐसे मुड़ेगा v वेग से, तो बाहर की तरफ इस पर बल लगेगा जी, mv²/r। इसको बाहर जाने से एक ही बल रोक सकता है जी, घर्षण बल, स्थितिज घर्षण बल लेंगे। ठीक है, तो देखो स्थितिज घर्षण बल है वो है जी mv²/r, और स्थितिज घर्षण बल की जगह लिख सकता हूं मैं μs गुणा n, लिख सकता हूं। μs का मान कैसे निकालूं? आप यहां से देखो, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, थीटा टेंजेंट इनवर्स को, इसको आपको सोल्व करना आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 यही है, ये घात -1 है, यानी आप इसको ऐसे लिख दो 1/टेंजेंट, और अब आप इसको इधर ले जाओ तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.2। समझते हो ऐसा? डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के बता दिया है। और टेंजेंट थीटा को आप क्या बोल सकते हो? म्यू। टेंजेंट थीटा म्यू होता है, जानते हो ना? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, घर्षण कोण, और ये घर्षण कोण ही बोला है हमें।
थीटा जहाँ पर घर्षण कोण होता था, भूल गए? दो कोण पढ़ाए थे ना, घर्षण कोण और विराम कोण, क्या होते थे बताओ? भाई कोई वस्तु है यहाँ पर हमने रखी है, m द्रव्यमान की वस्तु है, ऊपर लगता था नॉर्मल रिएक्शन, पीछे लगता था घर्षण बल, और इन दोनों का जो परिमाणी होता था उसके साथ जो कोण बनता था उस कोण को घर्षण कोण बोलते थे। ये नेट बल है। कैसे आता था याद है? इन दोनों को मिलाओ, फार्मूला लगाओ टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगाया, ऊपर वाला ये लंब बटे में आधार, आधार तो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, लंब क्या ये मतलब घर्षण बल। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू एस गुणा एन बटे एन, और एन से एन कट गया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ये फार्मूला होता था। याद आया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा को घर्षण कोण लिया है, यानी म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये मैंने फार्मूला लगाया, म्यू एस होता है ये। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई थी 0.2, और टेंजेंट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू, यानी हमारे पास म्यू आ गया जी 0.2। बाहर जाने से इसको म्यू ही रोकेगा, म्यू एस आ गया। एन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी। भाई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस पर कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन माने तो नीचे कौन सा बल लग रहा है? नीचे बल एम जी लग रहा है जी। ऊपर नॉर्मल है, नीचे बल एम जी है, और इधर आएगा जी एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया। म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी जी? 0.2। जी की वैल्यू कितनी आएगी जी? 10। वी स्क्वायर, वेग का स्क्वायर, क्या आपको क्या निकालना था? वेग ही निकालना था, और त्रिज्या 200 मीटर दे ही रखी है जी। वेग का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है बताओ? 200 मीटर। तो ये कितना आएगा जी? 2। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 400, और वी आ गया जी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको किलोमीटर पर हावर में कैसे बदलोगे? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं, दो तरीके होते हैं देखो। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 5/18 किलोमीटर पर हावर होता था। कैसे आता था देखो? 1 मीटर 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नहीं, 1 मीटर को उल्टा लिख दिया मैंने, देखो बदल के दिखा देता हूँ। 1 मीटर पर सेकंड है, मीटर को बदलेंगे तो 10 के पावर -3 किलोमीटर होगा, और सेकंड को बदलेंगे तो 1/3600 ये होता है ना। 1 हावर इज इक्वल टू 60 गुणा 60, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आई? 1/3600 आवर। तो इसको आप लिखोगे आगे, तो ऊपर आ गया 3600, और ये आ गया नीचे, आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, कैंसल। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर हावर, और 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो कैसे करोगे? 20 मीटर पर सेकेंड की जगह आप क्या लिख सकते हो? 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? तो ठीक है भाई, ये आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर। वर्तीय गति में बहुत बात बता दी, वर्तीय गति ख़त्म है जी, बिल्कुल ठीक है। तो वर्तीय गति में अब आप सारे स्टेज मैंने सोल्व आपको पहले करवाई दिए हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिए। स्टेज 1 2 3 4 एग्जाम्पल, इनको क्या करिए? रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।